हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सल फिजिक्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। मॉडल सेट आप देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे मॉडल सेट तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल सेट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें जितना भी मॉडल सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही एक्सप्लेन किए गए हैं इसमें, और उसी के पैटर्न पे सारा का सारा सेट तैयार किया गया। ठीक है, मॉडल सेट तो एक ही आया है, तो ऐसा थोड़ा है कि उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपका 40 का 40 हूबहू एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ और भी सेट आपको बना के यहाँ पर आपके सामने लाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह का जो पैटर्न है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला जो क्वेश्चन आता है यूनिट से, मेजरमेंट से आता है, डायमेंशन से रिलेटेड होता है। जैसे प्रेशर का डायमेंशन 2 बार पूछ चुका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा हुआ है, तो डायमेंशन किसी का भी टर्म का पूछ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जो भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको विदाउट ये वीडियो को विदाउट स्किप कर देखेंगे। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप एग्जाम लिखने वाले हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बिना मान के चलते आपको फोर्स का डायमेंशन आता होगा। फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और डिस्टेंस का होता है L। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो L इंटू L कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, और T का पावर हो गया -2। इसका जो सही उत्तर होगा फर्स्ट का B नंबर ML2T माइनस 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड जो क्वेश्चन है यूनिट से पूछता है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या हो गया, वेलोसिटी का यूनिट आया हुआ एग्जाम में, एक्सेलरेशन का यूनिट, वर्क का यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, कोई भी टर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि हाँ आपको पर्टिकुलर वही को जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसी तरह का आएगा, उसी पैटर्न में आएगा या में भी आ सकता है। तो आपका जो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, याद करिए रेडियन। यही पूछता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पूछता, इसका आपका हो जाता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है फर्मी, दूसरा बोलता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर बोलता है पार्सेक, और 4 नंबर है ऑल ऑफ दिस। आपको पता होना चाहिए बच्चों इसमें कि जो डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है आपका पार्सेक, जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है आपका फर्मी, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है। तो बोल सकते हैं इसमें जो आपका सही आंसर है डी नंबर, सही आंसर आपका डी नंबर ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। V इक्वल टू दिया हुआ 80 प्लस BT स्क्वायर, V इक्वल टू दिया हुआ 80 प्लस BT स्क्वायर। V जहाँ पर वेलोसिटी है, T टाइम है, तो डायमेंशंस पूछा है A का और फिर किसका पूछा है B का। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन 80 का होगा और वही डायमेंशन BT स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग V इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन 80 का होगा, जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन BT स्क्वायर का होगा। तो पहला वाला से हम A का डायमेंशन निकाल लेंगे और दूसरा वाला से B का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको आता है LT माइनस 1, A का डायमेंशन पूछा गया है और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा T। तो यहाँ से एक निकाल लीजिए आप, ये T मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो T का पावर -1, और T आपका नीचे था ना, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये -1 हो जाएगा -2। तो जो A का डायमेंशन निकल गया LT माइनस 2, तो LT माइनस 2 तो 3 में ऑप्शन है, तो आप चलिए V का निकाल लीजिए। यहाँ से निकालेंगे हम लोग, जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन B का होगा, वही डायमेंशन T स्क्वायर का होगा। यहाँ से B का डायमेंशन सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा LT माइनस 1 और नीचे हो जाएगा T का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा LT माइनस 3। तो जो डायमेंशन B का आया वो कितना आया
LT माइनस 3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर LT माइनस 2 और LT माइनस 3। कुछ नहीं करना होता है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में तो वहां पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, और यहाँ से पूछ दिया a का डायमेंशन बताइए, b का डायमेंशन बताइए, तो बहुत ही आसान है। आपको x यहाँ पर डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन l हो जाएगा, और a का निकालने बोल रहा है, यहाँ से a का डायमेंशन निकल जाएगा l, और ये t नीचे चला जाएगा। जब t नीचे चला जाएगा ये हो जाएगा t, तो a का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा LT माइनस 1। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बोलता डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क का डायमेंशन पहले निकाल लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। पहले देखिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें जो भी डायमेंशन से क्वेश्चन आएंगे तो डायमेंशन आपको सीखना होगा, डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो देख लेते हैं, डायमेंशन को निकालना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए हमको फॉर्मूला जानना होता है। विदाउट फॉर्मूला आप नहीं डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस टी, MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ML2T माइनस 2। और अब इसके पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें टॉर्क का डायमेंशन निकाले थे हम, टॉर्क का भी डायमेंशन आया था ML2T माइनस 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर ML2T माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। S का वैल्यू दिया हुआ है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5, और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन का मान। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालना होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको S का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S का वैल्यू पुट कर देंगे 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, एक ट्रिक है बच्चों, बहुत आप ट्रिक हम बता दे रहे हैं, टाइम कम है इसलिए हम डिफरेंशिएशन आपको नहीं सिखा सकते, इसीलिए देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 हो गया, और t का पावर 3 है, जो पावर है उसमें माइनस कर दीजिएगा, 3 है तो 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, t का पावर 2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, 7 1 7 हो गया, और t का पावर यहाँ 0 हो गया, यहाँ t का टर्म नहीं तो वहाँ 0 हो गया। जो आपको दो नंबर दिखेगा दोनों नंबर को गुना कर दीजिएगा, जो पावर में रहेगा उसमें माइनस कर दीजिएगा। कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कोई एक मैथ्स बनाने का तरीका नहीं, ट्रिक है। तो यहाँ से मेरा v निकल गया, या इसी को ऐसे लिख सकते हो आप 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7, क्योंकि t का पावर 0 तो 1 होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू पुट कीजिए, आप v का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7। इसको भी सॉल्व करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा आपको ना। तो अभी जैसा कि बताया, इसको भी डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। तो आप जो दो नंबर दिख रहा है गुना कीजिए, ये हो जाएगा 24, और t का पावर 2 तो घटा दिए 1 हो गया, यहाँ t का पावर 1 है तो 6 1 6 हो गया, t का पावर 0 हो गया, यहाँ t का टर्म नहीं तो यहाँ पे 0 हो गया, ये आ गया 24 t प्लस, अब कोई भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, t का पावर 0 का वैल्यू 1, ये निकल गया a का मान। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला कि टाइम कितना 2 सेकंड में, तो जो a का मान निकला, a का जो वैल्यू निकला 24t प्लस 6, वहां पर क्या करेंगे, टाइम के जगह पे 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 48 प्लस 6, तो हो गया 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर।
यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर देखिएगा, यदि वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करना, और एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10 का पावर -9 मीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 का पावर -9 मीटर तो एक भी नहीं, तो मतलब सारा का सारा ऑप्शन गलत है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप चेंज कीजिए। 10 का पावर -3 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, 10 का पावर -2 ये हो जाएगा 10 का पावर -5 मीटर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 10 का पावर -3 माइक्रोमीटर को चेंज कीजिए, 10 का पावर -6 मीटर, तो ये हो गया 10 का पावर -9 मीटर। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर सही। इसी तरह आपको सारा चेक करना पड़ता है, हालांकि मेरा बी नंबर में आ गया, इसीलिए हम बी नंबर को सही मान रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें जितना भी क्वांटिटी लिखा हुआ इसमें से स्केलर कौन है, अदिश राशि कौन है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स, इसमें सही आंसर है सी नंबर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक एथलीट सा जो कंप्लीट करता है एक राउंड, मतलब एक चक्कर कोई भी सर्कुलर पाथ का 10 सेकंड में, तो डिस्टेंस क्या होगा एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 1 मिनट 60 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड में कितना सेकंड होगा। तो 1 मिनट में जो होता है आपका वो 60 सेकंड होगा और प्लस 10 सेकंड, तो ये मिला के हो गया आपका 70 सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो कंप्लीट चक्कर लगाता है वो उसमें समय लग रहा है, इसका रेडियस आर है। एक चक्कर को लगाने में 10 सेकंड लग रहा है, तो 70 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो 7 राउंड लगाएगा। 7 चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर लगाने में जो मेरा जो डिस्टेंस तय होता है वो 2 पाई आर। 1 राउंड के लिए 1 राउंड के लिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 7 राउंड के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 7 इंटू 2 पाई आर, तो हो जाएगा 14 पाई आर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 पाई आर, डी नंबर 14 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, पूछता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 को होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं, जब भी एरिया रहेगा तब मल्टीप्लाई कीजिएगा। एरिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करना। अब सवाल उठता होगा कि मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, तो मल्टीप्लाई जो टर्म दिया रहेगा उसको करना है। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई फोर्स और टाइम को करना है, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स और टाइम को तो हमको क्या मिलेगा, इंपल्स मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंपल्स। यही क्वेश्चन में रहता कि फोर्स टाइम नहीं रहता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रहता, तो क्या देता वर्क। तो यहाँ पर पूछा गया फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंपल्स, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है देखिए कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो आप सॉल्व कर सकते हो। 1 किलोवाट आवर को आप लिख सकते हो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गया, और 1 घंटा में कितना सेकंड हो गया, 3600 सेकंड हो गया। अब 1000 वाट को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 वाट को लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड,
और ये 3600 सेकेंड हो गया, सेकेंड से पर सेकेंड कट गया तो 3600 गुना 1000 जूल हो गया। तो 36 के बाद कितना जूल हो गया, 10 के पावर 5 जूल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 12 का सी नंबर। या इसी को लिख सकते हो आप 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है। तो ई का जो फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2। ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में, इन इलास्टिक में क्या होता है कि दो बॉडी कोलैप्स कर जाता है, मतलब स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। चिपक जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0। 0 बाई कोई भी नंबर रहेगा, कुछ भी डिजिट आ सकता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका सही उत्तर जाएगा 13 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ये याद रखिएगा, पैराबोला। 14 का होगा सी सही आंसर। दो बॉडी है, एक का मास दिया हुआ है 10 केजी, एक का मास 4 केजी, दोनों में सेम फोर्स काम कर रहा है। एक्सेलरेशन छोटा वाला बॉडी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि बड़ा वाला बॉडी का क्या होगा। तो दोनों का फोर्स का मान दिया हुआ सेम है, तो F1 बराबर हो जाएगा आपका F2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M1A1 बराबर M2A2। ये बात हो रहा है लाइटर का, ये बात हो रहा है हैवियर का। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लाइटर रहेगा तो लाइटर मास लेंगे, हैवियर रहेगा तो हैवियर का मास लेंगे। लाइटर का मास कितना है, छोटा कौन है, 4 केजी। उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसका, लाइटर का, कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 हो गया। M2 कितना दिया हुआ है हैवियर का, देखिए 10 केजी, यहाँ 10 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन A2, यहाँ से A2 का मान निकाल लीजिए। तो A2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 5/10, तो कटेगा 20, या 5 से कटेगा 10 2 बार में, 5 से 10 ये 2 बार में कटेगा। तो A2 का मान हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर, 15 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि कोई बॉडी है जो स्टार्ट करता है, जब भी कोई बॉडी या कोई वस्तु स्टार्ट करता है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर u का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद, वेलोसिटी क्या होगा, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। वेलोसिटी पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = u + at। यहाँ से u का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे और टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 15 हो गया, ये हो गया 55 मीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर और वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन पूछा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो पूछा गया बच्चों एग्जाम में, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। फॉर्मूला पूछ के और आपसे इसका न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। तो v का स्क्वायर कर दीजिए, ये 10 का स्क्वायर बटा r 5 हो गया, ये 100/5, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 17 का जो सही आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है, जितना समय इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय इसको नीचे आने में भी लगता है। जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय, मान लो जाने में लगा 5 सेकेंड, तो आने में कितना लगेगा बच्चों, 5 सेकेंड। ठीक है। जितना समय को वस्तु को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जाने और आने का समय। ठीक है।
तो यहाँ पूछ रहा है कि जाने आने का समय सिर्फ जाने के समय से कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा ट्वाइस, दोगुना होगा द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में जाने में जो समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो दोगुना हो जाएगा वो। जैसे मान लो मैक्सिमम हाइट जाने में 5 सेकंड लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो आने में तो 5 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि टोटल टाइम फ्लाइट रिक्वायर अ टाइम दैट इज, वो क्या होगा, तो 2 गुना होगा जो टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट में जाने में। मैक्सिमम हाइट जाने में जितना भी समय लगेगा उसको 2 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई बॉडी है, इसका मास 30 kg है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मोमेंटम का, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो आप लोग नहीं आता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो 30 दिया हुआ था, अब वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप यदि डायरेक्ट बनाइएगा, डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको क्या करना था, मीटर पर सेकंड में करना था। तो 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 से 18 कट गया, तो 3 × 5, ये तो केजी हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 150 केजी मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको एसआई सिस्टम में लाके बनाना होता है। ठीक है, नहीं तो आप रहते तो क्या करते, 18 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करते और आपके अनुसार आंसर 540 कर देते, तो आपका तो मिस्टेक हो जाता है ना। बोलता है कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया हुआ 10 kg, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बोलता है फोर्स का वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं, जब वो एग्जाम लिख के आते हैं बोलते बहुत ही हलवा सवाल था, बहुत ही हल्का सवाल था, लेकिन जब वो आंसरिंग करते हैं, मिलाते हैं, तो वहाँ बहुत सारा मिस्टेक पाया जाता है। तो आंसरिंग मिस्टेक क्यों हो रहा है उसका, सिंपल सा बात है, वो कंसेप्ट को नहीं समझ पाया, वो डायरेक्ट डेटा देकर डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर कहाँ से आएगा बताइए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, आपको गलती नहीं करना, आपको इस सब में ध्यान देने वाली बात। ठीक बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है कितना 10 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ 40, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये 10 kg इंटू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या एक्सेलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपको मीटर में लाना था ना ये को, ये हो जाएगा 40/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर किस मतलब दिए, मीटर में। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको आएगा 4 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, 4 न्यूटन होगा। बहुत सारे बच्चे किए होंगे क्या, 40 × 10 400, नन ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन था नहीं, तो नन ऑफ दीज मार दिए होंगे बहुत सारे बच्चे। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता है, 4.186 जूल, इसमें आपको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी 2 तरह का कोलिजन होता है, याद रखिए, इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक। देखिए, मोमेंटम जो होता है हर एक तरह का कोलिजन में कंजर्व होता है, तो ई जो इसमें भी कंजर्व रहेगा, पी इसमें भी कंजर्व रहेगा, पी इसमें भी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीज कंजर्व होता है, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन ये दोनों में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, नॉट कंजर्व। तो यहां पर 3 तरह का कोलिजन याद रखना है आपको, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम सब में कंजर्व होता है, लेकिन जो 2 तरह का कोलिजन बताया गया आपको, एक इनइलास्टिक कोलिजन और एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, में काइनेटिक एनर्जी दोनों में कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन इसमें इलास्टिक में ये दोनों कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी।
तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन इलास्टिक पूछा हुआ है। तो इन इलास्टिक में बताया अभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। इसमें ऑप्शन चेक कीजिए, लीनियर मोमेंटम नॉट कंजर्व, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ये तो सही लग रहा है, बट बोलता है लीनियर मोमेंटम में काइनेटिक फुली कंजर्व, ये नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ज्यादा ऑप्शन सही कौन है? तो ज्यादा आंसर जो इसमें भी ऑप्शन में ज्यादा सही कौन आंसर है? डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। 24 नंबर बोलता है पावर का वैल्यू। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स F डॉट P। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 40I कैप प्लस 10J कैप माइनस 4K कैप डॉट 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 5K कैप। डॉट निकालना बहुत ही आसान है। I को I के साथ गुना करते हैं, J को J के साथ, K को K के साथ गुना कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 80। 10 प्लस में माइनस 40, माइनस 4 और प्लस 5 माइनस 20, ये हो जाएगा 80 माइनस 60। इसका जो सही आंसर है 20 वाट। 20 वाट निकालना टफ नहीं था, फॉर्मूला याद रखना टफ था कि पावर का जो फॉर्मूला था फोर्स डॉट F डॉट V होता है। चलिए 24 नंबर जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि F दिया हुआ फोर्स, R दिया हुआ रेडियस वेक्टर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। इसका जो सही आंसर है ए नंबर। 25 नंबर बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का दिया हुआ है, रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, तो उसका जो एक एक्सिस पे निकालना जो परपेंडिकुलर रॉड का एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब किनारे में, बीच पे बोलता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, ठीक है। लेकिन आपसे किनारे पूछा गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार, ये टोटल दूरी L है, ये दूरी हो जाएगा आपका L/2। तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि जो जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना जिस एक्सिस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा ml²/12 प्लस m, और ये दोनों बीच की दूरी तो हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4, L का स्क्वायर 2 4 हो गया, 12 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, ये तो हो गया ml² प्लस 3 ml², ये हो गया 4 ml²/12 तो कट जाएगा 3 बार में, इसका हो जाएगा आंसर ml²/3। इसका सही आंसर है बी नंबर। यदि मिड पॉइंट बोलता था आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारा डायरेक्ट ml² लिखा था आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, करेक्ट। देखिए सबका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। टॉर्क F इक्वल टू होता है ma, P इक्वल टू होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर कुछ कुछ टर्म आपको याद रखना होगा। F को रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, m को रिप्लेस करते हैं I से, V को ओमेगा से, P को L से, और कोई टर्म बचा A को अल्फा से। चलिए मिलाइए, तो यहाँ लिखाएगा टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ये तो गलत हो गया। यहाँ लिखा था L इक्वल टू M के जगह पे I, G की जगह पे ओमेगा, ये तो गलत हो गया। K इक्वल टू हाफ M के जगह पे I, V² ओमेगा², तो ये आंसर सही है। ये आपको ये याद रखना, ये फॉर्मूला सिंपल वाला फॉर्मूला को याद होगा, ठीक है। वहाँ कैसे कौन सा लेटर को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है टेंजेंट के अलोंग, डायमीटर के अलोंग, उसे पता है ये होता है हाँ 2/5 mr², लेकिन आपसे पूछा गया टेंजेंट के अलोंग कितना होगा।
ये डिस्टेंस तो r होगा, इसका मास m दिया हुआ है। तभी बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से निकलेगा प्लस m इंटू आर का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अलग हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m और बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। तो एलसीएम हो गया 5 2mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कुछ नहीं दिमाग लगाना, डायमीटर जो आप डायमीटर के अलॉन्ग रटे हो ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये निकलता है कि टेंजेंट के अलॉन्ग निकालना आपको, तो पहले जो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आपको, प्लस मास और जो दोनों एक्सिस के बीच का दूरी है उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। फिर ऐड कर दिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है देखिए, कोई आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया 120 केल्विन से 480 केल्विन, तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा। बी आरएमएस का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, क्या होता है √3RT/m। तो वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट टी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइडियल गैस है, इसका मास वगैरह तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है, मास मतलब सेम ही गैस को टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो आर का मान तो कांस्टेंट, एम का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V1 बटा V2 को हम लिख सकते हैं √T1 बटा T2। चलिए सॉल्व कीजिए आपसे। तो V1 बटा V2 टेम्परेचर मेरा बढ़ा है, पहले था 120 से 480, तो कट जाएगा 4 बार में। तो V1 बाई V2, अब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो V2 का मान जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा पहले वाले से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर डबल हो जाएगा। मोनोटॉमिक गैस, इसमें कुछ नहीं करना, Cp बटा Cv जो था गामा, उसका फॉर्मूला याद कर लेना आपको 1/2/f। f का जो मान होता है मोनोटॉमिक के लिए वो 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटॉमिक के लिए 6 होता है। तो यहाँ कुछ मत कीजिएगा आप लोग, जो भी यहाँ डेटा दिख रहा है f का वैल्यू पुट कर दीजिए। मोनोटॉमिक के लिए पूछा गया, वहां निकाल लीजिए गामा का वैल्यू 1 + 2/3, एलसीएम 3 हो गया, 3 + 2, तो इसका आंसर हो गया 5/3, 29 का ए। यदि पूछता आपका डायटॉमिक के लिए तो उसी फॉर्मूला में F के जगह पे 5 पुट करते, ट्राइटॉमिक के लिए पूछता था F के जगह पे 6 पुट करते। इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी निकालने बोला गया आपसे। इफिशियंसी का फॉर्मूला तो 1 - T2 बटा T1 परसेंटेज में 3/100। कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो सेल्सियस को पहले केल्विन में लाना होता है, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इसको केल्विन में लाइए, पहले 273 ऐड कर दीजिए 005, इसको केल्विन में लाइए 003। चलिए पहले पुट करेंगे। इसमें T1 किसको लेना है, T2 किसको लेना है, याद रखिएगा। जो कम अमाउंट में रहता है टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है T2 होता है, ठीक है। अधिक जो होता है T1 होता है। तो ऊपर कम वाला लिख दिए, नीचे अधिक वाले को इंटू 100, 0 से 0 कट गया, एलसीएम में 5 आ गया, 5 - 3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, ये कटेगा कितना बार में, 20 बार में। तो परसेंटेज कितना आ गया 40। तो इसका जो सही उत्तर है 30 का सी नंबर। थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है वो तो सबको आता होगा, जो किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, जितना आप हीट दोगे उतना ही उसका एनर्जी में चेंज होगा, कुछ अमाउंट वर्क में चला जाता है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि हीट देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो उसका हीट का मान कितना हो जाएगा 0। तो ΔU प्लस ΔW। तो ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, अगर हीट हम दे ही नहीं रहे, हीट नहीं दे रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एडियाबैटिक। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, एडियाबैटिक के लिए लिखा हुआ है। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो 31 का आंसर है ए नंबर। दो ही तो इक्वेशन है, PV = nRT, PV गामा = कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल के लिए होता है। आइसोथर्मल चेंज पता है ना आप लोगों को, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, और ये होता है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है।
एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक पता है ना आप लोगों को, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद करना है। वाटर एक ऐसा चीज है जो एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस में समझा रहा है, बाकी से बिहेवियर से अलग है। कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने में फैलता है, लेकिन पानी में क्या होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम जो बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कहां तक बोल रहा है, 10 ना, 10 का इधर क्या होगा, वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा। अब बोलिएगा कि सर 0 से 4 भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एनोमलस बिहेवियर, इसका थोड़ा गुण अलग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, फर्स्ट में इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और उसके बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो 33 का आंसर होगा बी नंबर। इसीलिए तो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है। साउंड वेव का सबसे अधिक स्पीड किसमें होता है, पता होगा सॉलिड में। चलो इक्वेशन का, वेव का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यदि फेज रहा तब, नहीं तो डायरेक्ट अब यहाँ पर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर कौन सा है, ये तो होगा नहीं, इसमें साइन का टर्म है नहीं, इसमें ओमेगा टी है बट एक्स का टर्म नहीं, ये नहीं होगा, इसमें एक्स का टर्म है ओमेगा टी नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, अब बोलिए सर यहाँ पर ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 35 का सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है इसमें और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तभी बताया था ना हम आपको, y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वहां दिया y इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा a। यही पूछता वेव वेलोसिटी, तो v इक्वल टू जाता है ओमेगा बाई k। दोनों का फॉर्मूला अलग है, पार्टिकल वेलोसिटी का अलग है, वेव वेलोसिटी का अलग है, ठीक है। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। चलो पहले ये निकाल लो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 पाई, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई। चलो वॉल्यूम फॉर्मूला पर ओमेगा का कितना है 100 पाई इंटू 2, ये हो जाएगा 200 पाई मीटर पर सेकेंड। तो 36 का जो सही उत्तर है बी नंबर। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी क्या होगा साउंड में। तो याद रखिएगा वेलोसिटी जो साउंड का वेलोसिटी होता है प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 37 का सी नंबर। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है सेक्शन का, यदि 1 कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। 1 कंप्लीट वाइब्रेशन पर पता है आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, सपोज हम मान लिए कि ए से चला रहे हैं इसको, ठीक है, ए से बी गया और बी से वो वापस ए आ रहा है, इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। मतलब कोई वस्तु ए से चला तो ए पे वापस आना चाहिए, मानो बोलोगे बी से चला तो बी पे वापस आना चाहिए। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो वेलोसिटी कितना हो गया 0, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 38 का होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है इसमें से कौन सा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को लेकर बोला गया, कौन सा बात सही है। तो आपको पढ़ाए थे हम कि एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम में v का मान 0 होता है और फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। यहां पर v का मान मैक्सिमम होता है और फोर्स का मान 0 होता है। फिर एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम में v का मान 0 होता है और फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। फोर्स मैक्सिमम इसलिए एक्सीलरेशन यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ एक्सीलरेशन का मान 0 होगा
और यहाँ पर v एक्सेलरेशन का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का मान 0 होता है और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। फॉर्मूला कितना था, v इक्वल टू ओमेगा ए, और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन देखिए, v मैक्सिमम है, a मैक्सिमम है, तो ये गलत है। a 0 है और v कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो नहीं, a 0 के लिए v मैक्सिमम कंडीशन चाहिए। तो v 0 रहेगा तो a 0 रहेगा, v मैक्सिमम रहेगा तो a 0 रहेगा। हाँ चाहिए, v मैक्सिमम है तो a का मान क्या है, 0, या v 0 है तो a का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम। रिवर्स रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड से, तो बताओ पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक और नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक दोनों है, ना ही पीरियोडिक है ना ही सिंपल हार्मोनिक है। पहले आपको समझना पड़ेगा पीरियोडिक क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। अब जो अर्थ का रोटेशन है सन के चारों ओर, उसका जो टाइम पीरियड है थ्री 365 डेज और 6 आवर है। यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर जो अर्थ रोटेट कर रही है, उसका एक डायरेक्शन फिक्स है। वो ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर की ओर जा रही है एक बार नीचे की ओर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा लगातार एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फिक्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन, कि एक चक्कर लगाने में इसको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 365 की 6 आवर लग रहा है। हाँ, टाइम पीरियड फिक्स है इसका, हर एक सर्टेन टाइम में वो रिपीट कर रहा है अपने आप मोशन को। लेकिन मोशन का जो रिपीटेशन हो रहा है वो आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है, आप झूला झूले होंगे, ये घड़ी का जो सिंपल पेंडुलम है, इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, लेकिन मोशन जो होता है वो आगे पीछे होता है इस तरह। तो ये सिंपल हार्मोनिक हो गया। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं बट पीरियोडिक है। ये सिंपल हार्मोनिक भी है और पीरियोडिक दोनों है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कैसा होगा, पीरियोडिक होता है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होता है। तो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, तो 40 का होगा ए। तो चलिए, आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और जितना हो चुके दोस्तों को शेयर करेंगे, और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।